गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कि कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हमें हमारे जो रियल वर्ल्ड है यहाँ पर हमारे आसपास हमारे चारों तरफ कौन कौन सी डिफरेंट एनर्जीज हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ में। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं समझते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स होती है जिस फोर्स की वजह से वर्क जो करते हैं हम, वो वर्क सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ऐसी फोर्स को आप क्या कहते हो? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हो। देखिए, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। जब आप वर्क करते हैं किसी फोर्स के द्वारा और वो वर्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है बॉडी की, ना कि पाथ पर, है ना। जो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ऐसा वर्क जिस फोर्स के द्वारा होगा वो फोर्स आपकी कहलाएगी कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे आपने अभी पढ़ा था ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में, आपने अभी पढ़ा है ना। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना। पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ चुके हो। पोटेंशियल एनर्जी किसका एग्जाम्पल है? कंजर्वेटिव। पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी या कह दीजिए आप जो वर्क हो रहा है, तो इसमें कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है? इसमें आपकी कंजर्वेटिव फोर्स ही इन्वॉल्व हुआ करती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब है। अब इसके बाद समझते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगी? एक ऐसी फोर्स होगी जिसके द्वारा जो वर्क हम करते हैं वो वर्क किस पर डिपेंड करता है? पाथ पर डिपेंड करता है, ना कि इनिशियल पोजीशन पर और ना ही फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? पाथ पर डिपेंड करता है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ बॉडी ने चूज़ किया है, उस चीज़ पर जब भी वर्क डिपेंड करेगा। ऐसे टाइम पर जो फोर्स यूज़ की गई है वर्क करने के लिए, वो फोर्स कहलाएगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बता दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपके सामने है। यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जहाँ पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हो। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। टोटल एनर्जी जो रहती है वो कंजर्व्ड रहती है। ये सिर्फ क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। कहाँ से कहाँ चेंज हो सकती है? फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन कभी भी ना तो ये ख़त्म हो सकती है और ना ही इसको पैदा किया जा सकता है। ठीक है, ये हमेशा क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। बस चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ये हुआ करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे आपने एक टाइप की एनर्जी पढ़ी होगी, हीट एनर्जी। तो क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि भाई एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट करा सकते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है। एक आपने ये सामने देख लिया, हीट एनर्जी होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए केमिकल एनर्जी भी हुआ करती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी, हर वो चीज़ जो केमिकल से बनी हुई है उसके अंदर केमिकल एनर्जी होगी ही होगी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी, अब यहाँ पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब आपको पता होगा। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जब हीट रिलीज़ होती है कहीं से, है ना, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं। और एंडोथर्मिक कब कहते हैं? जब हीट क्या की जाती है? एब्जॉर्ब की जाती है। जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है तो उस चीज़ को आप क्या कहते हो? एंडोथर्मिक कहा करते हो। जनरली रिएक्शंस में हम इनको
पढ़ा करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की एनर्जी है वो कौन सी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या क्या होती है कि कंडक्टर में फ्लो जो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, तो वो किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही फॉर्म वो कहलाता है, ठीक है। इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, देखिए इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी का क्या मतलब है कि मास और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। ये किसने बताया था, ये आइंस्टीन ने बताया था। और किस चीज़ से रिलेटेड बताया था, ये बताया था रिलेटिविटी के अंदर। ये इन्होंने आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे, इनकी रिलेटिविटी की जो थ्योरी है उस थ्योरी में ही इन्होंने बताया है कि मास जो है एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि अगर किसी बॉडी का मास डिक्रीज़ हो गया सपोज़ करिए, तो इसका मतलब है उस बॉडी के एनर्जी में इंक्रीज़ आ गया होगा। या किसी बॉडी की एनर्जी अगर डिक्रीज़ हो गई है तो उसके मास में क्या हो गया होगा, इंक्रीज़ हो गया होगा। यानी कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो सकती है। ये बताया था किसने, आइंस्टीन ने बताया था। किस में बताया था, अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें ये रिलेशनशिप देखने को मिलती है एनर्जी और मास के बीच में कि E इज़ इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर, जहाँ पर ये जो c है ये है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर, जिसकी वैल्यू हमें पता है ये होती है 3 इंटू 10⁸, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर जितने भी होते हैं, है ना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या देखने को मिलता है आपको, न्यूक्लियर एनर्जी ही आपको देखने को मिलती है। जहाँ पर आपको दो तरीके की रिएक्शन मिलती हैं, एक फिजन रिएक्शन होती है और एक फ्यूज़न रिएक्शन होती है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिजन रिएक्शन होती है। तो ये भी एक टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है। एक टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, फ्यूज़न रिएक्शन होती है। फ्यूज़न रिएक्शन कहाँ पर होती है, ये सन पर हुआ करती है। ये आप लोगों ने 10th क्लास में इसके बारे में बेसिक पढ़ रखा है, तो ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पर भी हम लोगों को इसके बारे में ब्रीफली ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, ठीक है। एज लॉन्ग एज वन अकाउंट्स फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इस चीज़ को छोड़ दो आप, ये चीज़ आपके जो चीज़ समझ में आ रही होगी उसे भी भुला देगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज, यानी कि क्या रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। और साथ में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए एनर्जी में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये आपका पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट आ गया। यही होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी को ना तो ख़त्म किया जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी क्या रहती है, हमेशा कंजर्व्ड रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास पावर। पावर क्या हुआ करता है, देखिए डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड। मतलब पावर का देखिए फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पर अपॉन में टाइम आ रहा है, इसलिए हमने ये वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर कि टाइम रेट, ठीक है ना। टाइम रेट जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, ये टाइम जो अपॉन में आ रहा है इसी वजह से कर रहे हैं। तो टाइम रेट है, ये किस चीज़ का है, जिस रेट पर वर्क हो रहा है, या आप कह सकते हो कि जिस रेट पर एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है या ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी हुआ करता है, ठीक है। एवरेज पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो फार्मूला हमने पढ़ा ये एवरेज पावर का ही फॉर्मूला हुआ करता है। यानी कि पावर इज़ इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ये जो फार्मूला है एवरेज पावर का ही हुआ करता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसके साथ ही अगर इंस्टेंटेनियस पावर हमें चाहिए हो, जैसे आपने इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, ऐसे ये है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हो जाएगा dw/dt, जहाँ पर d जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर है आपका ये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि जो वर्क होता है किसके बराबर होता है, F.d के बराबर होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अगर वर्क कम है तो इसका मतलब क्या होगा
कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी कम होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट को मानिए हम कि डी आर से रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं तो डी डब्ल्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, एफ डॉट डी आर आ जाएगा। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। ठीक, अब जैसे ही डी आर आपने एफ डॉट डी आर पुट किया तो पुट करने के बाद क्या हुआ, पुट करने के बाद यहाँ कितना आ गया, डी आर बाई डी टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हो गया ये टाइम के रिस्पेक्ट में। और आप जानते हो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में पावर का जो फार्मूला लिखा है वो क्या लिखा है कि इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये हुआ करता है। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी हम लोगों के लिए, देखिए 1 मिनट मैं अभी लेकर के चलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए जो नेक्स्ट होगा वो चीज़ होगी ये कि पावर की जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2t-3 और इसकी यूनिट जो हुआ करती है वॉट हुआ करती है। वॉट को आप और क्या कह सकते हो, जूल पर सेकंड भी कह सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको 1 वॉट डिफाइन करना हो कि 1 वॉट कितना होगा तो वो आप कैसे डिफाइन करोगे। देखो पावर का फार्मूला हो गया वर्क अपॉन टाइम, वर्क हो गया 1 जूल, टाइम हो गया 1 सेकंड, तब जा कर के पावर होगी 1 वॉट के बराबर। सही है, तो 1 वॉट पावर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप कह सकते हो कि किसी भी चीज़ की पावर 1 वॉट कब होगी, जब 1 जूल ऑफ वर्क किया जा रहा हो, कितने टाइम में किया जा रहा हो, 1 सेकंड के अंदर किया जा रहा हो। ठीक है, तब क्या होगा, पावर जो है 1 वॉट होगी। तब जो है हम पावर को क्या कह सकते हैं, 1 वॉट कह सकते हैं। इसके साथ ही देखिए क्या होगा, एक और यूनिट हुआ करती है पावर की एक बड़ी यूनिट हुआ करती है जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स पावर का मतलब क्या होगा, एचपी होगा। ठीक है, एचपी कितना होगा, 1 एचपी हो जाता है 746 वॉट के बराबर ये हुआ करता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर आपको एक और यूनिट दे रखी है। यहाँ पर ये जो यूनिट दे रखी है किलो वॉट आर, इसको याद रखिएगा आप, ये पावर की यूनिट नहीं होती है, ये पावर की यूनिट नहीं है। किस चीज़ की यूनिट होती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कौन सी यूनिट होती है, एक कॉमर्शियल यूनिट होती है। इसके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि 1 किलो वॉट आर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप है ना, ये आपको ये एक्सप्रेशन रिलेशनशिप देता है आपको कि किलो वॉट आर और जूल में क्या रिलेशनशिप होती है। जहाँ पर किलो वॉट आर जैसे मैंने कि बताया आपको कॉमर्शियल यूनिट होती है और जूल क्या हुआ करती है, जूल जो है इसकी एसआई यूनिट हुआ करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोलाइजन। देखिए कभी भी हम कहते हैं कि कोलाइजन अगर हो रहा है तो कोलाइजन कब होता है, जब मान लीजिए, 1 मिनट रुकिए मैं आपको भी समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, ये 2 बॉडीज़ हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये बॉडीज़ एक दूसरे से क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। एक दूसरे से ये बॉडीज़ क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। तो यानी कि ये बॉडी कुछ ना कुछ इसके मोशन पर इफ़ेक्ट डाल रही है, ये वाली बॉडी जो है इसके मोशन पर इफ़ेक्ट डाल रही है। तो जब भी ऐसा होता है हम क्या कहते हैं कि 2 बॉडीज़ का क्या हो रहा है, कोलाइजन हो रहा है। ठीक है, तो कोलाइजन जो है आपका 2 तरीके का होता है। यहाँ पर आप 2 तरीके का कोलाइजन जो है पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप का कोलाइजन पढ़ेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक होगा उसमें से इलास्टिक कोलाइजन और एक होगा इन इलास्टिक कोलाइजन। अब इलास्टिक कोलाइजन क्या होता है, उसकी कुछ कंडीशन है। इलास्टिक कोलाइजन की 2 कंडीशन रहा करती हैं। वो 2 कंडीशन क्या है कि जो आपकी बॉडीज़ कोलाइड कर रही हैं उनका टोटल मोमेंटम, और दूसरी कंडीशन टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों चीज़ें क्या रहनी चाहिए, कंजर्व्ड रहनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो हैं क्या रहनी चाहिए, कंजर्व्ड रहनी चाहिए। अगर कोई 2 बॉडीज़ हैं वो कोलाइड कर रही थी तो बिफोर कोलाइजन जितना उनका मोमेंटम है उतना ही आफ्टर कोलाइजन है।
बिफोर कोलाइजन जितनी टोटल एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही आफ्टर कोलाइजन है, तो इस चीज़ को कहा जाएगा कि दोनों चीज़ें क्या रही हैं, कंजर्व्ड रहीं, और उस केस में कोलाइजन का नाम कौन सा होगा, इलास्टिक कोलाइजन कहलाएगा, वो टाइप ऑफ कोलाइजन। अब इस तरीके से इन इलास्टिक कोलाइजन को भी हम बता सकते हैं कि इन इलास्टिक कोलाइजन क्या होता है। इन इलास्टिक कोलाइजन की भी कंडीशन होती हैं दो। वो कंडीशन क्या होती हैं कि इसका जो टोटल मोमेंटम है, जो टोटल मोमेंटम है ये तो आपका ये कंजर्व्ड रहता है, ठीक है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये कंजर्व्ड नहीं रहती, ये जो है कंजर्व्ड नहीं रहती, तो आप कह सकते हो नॉट कंजर्व्ड। अगर कंजर्व्ड नहीं रहती तो इसका मतलब क्या होता होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता होगा, ठीक है। किसके अंदर होता होगा लॉस, इन इलास्टिक कोलाइजन के अंदर। ये एक बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। इसके साथ ही आप यहाँ पर एक टर्म और देख रहे हो कि कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन। देखिए कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन क्या होता है, इसका मतलब समझिए, अगर मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं ये, ठीक है, दो बॉडीज़ आपस में टकरा गई और टकराने के बाद ये जो है दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके ही मूव करना अगर स्टार्ट कर देती हैं, मतलब एक दूसरे से चिपक जाती हैं, ये कोलाइजन के बाद एक दूसरे से दूर नहीं होती हैं, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो इन इलास्टिक कोलाइजन होगा वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा कंप्लीट, या आप कह सकते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी मैं समझा देता हूँ आपको। अ कोलाइजन इन विच द टू पार्टिकल्स मूव टुगेदर आफ्टर कोलाइजन इज कॉल्ड कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन, ठीक है। उसके बाद इन इलास्टिक कोलाइजन क्या होता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस्ट, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। इलास्टिक कोलाइजन क्या होता है, इलास्टिक कोलाइजन होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और साथ साथ क्या होता है और दूसरा क्या बताया था मैंने, मोमेंटम, मोमेंटम भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चलिए इसके बाद क्या है, दो डेरिवेशन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए पहला डेरिवेशन आपको क्या दे रखा है, कोलाइजन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले हमें कोलाइजन पढ़ना है, किस में पढ़ना है, वन डायमेंशन में पढ़ना है, कि वन डायमेंशन में कितना कोलाइजन होता है। वन डायमेंशन का क्या मतलब होगा कि ये दो बॉडी थी, आपस में ये एक दूसरे के साथ टकरा गई, और टकराने के बाद क्या हुआ, एक दूसरे से अलग भी हुई, लेकिन इन्होंने डायरेक्शन नहीं बदली। अगर पहले दोनों बॉडीज़ राइट साइड में मूव कर रही थी, तो आफ्टर कोलाइजन भी बॉडीज़ क्या कर रही हैं, राइट साइड में ही मूव कर रही हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर रही हैं। इसको हम कहते हैं कोलाइजन इन वन डायमेंशन। तो कोलाइजन इन वन डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 0 दिखा रखा है। ये कैसे दिखा रखा है, देखिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। इन्होंने एक जनरल केस बना रखा है कि ये कोई एक बॉडी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v1i, कोई दूसरी बॉडी है जो इनिशियली क्या था, रेस्ट पर था। ये बॉडी आकर के इससे टकराती है, टकराने के बाद ये जो बॉडी है इस तरफ मूव कर जाती है, और जो बॉडी आकर के टकरा रही थी वो टकराने के बाद इधर इस तरीके से चली जाती है, ठीक है। ये इन्होंने बता रखा है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, यानी कि ये बॉडी m1 इधर ना जा कर के कहाँ जाएगी, सीधे जाएगी, और जो बॉडी m2 है इधर ना जा कर के ये भी कहाँ जाएगी, सीधे जाएगी। अगर दोनों बॉडी सीधे ही ट्रैवल करेंगी तो θ1 भी 0 होगा और θ2 भी 0 होगा, ठीक है। चलिए इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इसीलिए यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ था कि θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि m1u1 प्लस m2u2 यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होना चाहिए m1v1 प्लस m2v2। हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन बुक में क्या कर रखा है, बुक में दोनों को v से ही डिनोट कर रखा है। अगर पहली बॉडी है और इनिशियल वेलोसिटी आप पढ़ रहे हो तो उसको लिख रखा है v1i। अगर पहली बॉडी है और फाइनल वेलोसिटी पढ़ रहे हो तो उसको लिख रखा है v1f। इस तरीके से इन्होंने डिनोट कर रखा है, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्योंकि जो m2 मास की बॉडी थी वो रेस्ट में थी, इसलिए टोटल मोमेंटम कितना आएगा बिफोर कोलाइजन, सिर्फ m1 वाली बॉडी की वजह से आएगा। बट आफ्टर कोलाइजन क्या हुआ, दोनों बॉडीज़ हम ये मान करके चल रहे हैं कि दोनों बॉडीज़ आफ्टर कोलाइजन एक दूसरे के साथ चिपक करके एक फाइनल वेलोसिटी से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती हैं, और वो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, vf है वो, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1 vf हो जाएगा प्लस m2 vf हो जाएगा। vf यहाँ पर कॉमन ले लोगे आप, तो कॉमन लेने के बाद कितना आएगा, यही चीज़ बच जाएगी। यहाँ से आपने क्या किया, vf की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, ये आ गया आपके पास vf, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं कि लॉस कितना हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगर लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, इसलिए आपने इनिशियल में से फाइनल को घटा दिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा आपने यूज़ किया है, 1/2 mv² का फॉर्मूला, एक बार इनिशियल के लिए और एक बार फाइनल के लिए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आता है, देखिए नेक्स्ट पेज पर होगा, ये देखिए डेल्टा के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा के इज इक्वल्स टू 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1i², ठीक है। ये यहाँ पर क्या आ रही है, पॉजिटिव क्वांटिटी आपको मिल जाती है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर आपको ये जो डेल्टा के मिल रहा है, यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, ये कौन से कोलाइजन में मिलता है, इन इलास्टिक कोलाइजन में मिलता है। और हमने ये भी माना कि कोलाइजन के बाद बॉडीज़ चिपक करके एक दूसरे से vf वेलोसिटी के साथ चलने लगी थी, यानी कि ये क्या कहलाना चाहिए, कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलाइजन कहलाना चाहिए, जो हमने चीज़ें अभी अभी पढ़ी हैं। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, इसके बाद ये कह रहे हैं कि अब की बार कंसीडर कर रहे हैं हम इलास्टिक कोलाइजन को। तो इलास्टिक कोलाइजन में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। देखिए ये तो मोमेंटम लिया हुआ है इन्होंने टोटल, और ये काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन लिख रखी है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बॉडी की वजह से आया इनिशियल मोमेंटम, दूसरी बॉडी तो रेस्ट में थी, इसके बाद इक्वल होगा टोटल फाइनल मोमेंटम के। तो टोटल फाइनल मोमेंटम कितना आया, इस तरीके से आ जाएगा दोनों बॉडीज़ का सम। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लिखना था यहाँ पर, तो ये जो 1/2 रहा होगा ना, ये 1/2 कैंसिल हो गया होगा क्योंकि दोनों तरफ आ रहा था। तो इस हिसाब से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपने क्या किया यहाँ पर, मैं बताता हूँ, एक मिनट आपको। इक्वेशन नंबर 6.24 6.25, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आपने ये एक्सप्रेशन ले आए, ये वाला। अब ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा, देखिए ब्रैकेट में देखिए आप v2f माइनस v1i, v2f और साथ में क्या है m1 v2f, ये कहाँ पर आ रहा है, m1 v2f। देखिए क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशंस को हमें ना यूज़ करना पड़ेगा। किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा ज़रा इसको मार्कर को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से हम ये जो पहली वाली इक्वेशन है, ये वाली, इसको लिख रहा हूँ मैं, m1 v1i इज़ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। देखिए इक्वल टू नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी तरफ m1 v1f है इसको इधर ले आए, इज़ इक्वल्स टू m2 v2f, इतना रह गया। यहाँ पर m1 कॉमन आ जाएगा, v1i माइनस v1f इज़ इक्वल्स टू m2 v2f, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब इस वाली इक्वेशन की हेल्प से बिल्कुल इस तरीके से मैं यहाँ ट्रांसपोज करूँगा इसको और कॉमन लूँगा। तो कॉमन लेने के बाद क्या चीज़ें आएंगी, कॉमन लेने के बाद इस तरीके से चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी, स्क्वायर इज इक्वल टू m2, यहाँ पर v2 आएगा, v2f स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं v1i
प्लस V1F ब्रैकेट V1I माइनस V1F। ये सिर्फ मैंने जो इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है इसको एक्सपेंड करा। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, M1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, M2 V2F स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है इसके बाद, अब मुझे देखिए ये वाली जो इक्वेशन थी, देख रहे हैं, ये जो मोमेंटम से हम इक्वेशन लाए थे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। जब डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, ये M1 जो है इस M1 से कैंसिल, ये V1I माइनस V1F कहाँ कैंसिल, इससे कैंसिल, V2F M2 V2F ये सब कैंसिल हो गया। अब देखिए ध्यान से बच क्या क्या गया यहाँ पर, है ना, ये देखना। एक तो यहाँ पर ये ब्रैकेट बच रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है V2F, इतना बच गया। बस यही चीज़ें यहाँ से बच जाती हैं और मैं इन्हीं चीज़ों को लिखने वाला हूँ। क्या बच गया देखिए हमारे पास, V1I प्लस V1F इज इक्वल्स टू V2F, इतना बच गया। ये इक्वेशन आपको यहाँ दिख जाएगी, ठीक है जी, यही इक्वेशन जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए ये दिख रही है, ठीक है, दिख गई इक्वेशन, V2F इज इक्वल्स टू V1I प्लस V1F। इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स क्या कर रखे थे, स्किप कर रखे थे, तो उन स्टेप्स को मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि किस तरीके से आया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको ये मान लेना है हम लोगों को, कोई इक्वेशन मान लेना, 1 2 3 जो भी हिसाब से आ रहा होगा वो आप इसको इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद अदर हाफ पर आ जाते हैं हम। हाँ देखिए, ये जो इक्वेशन थी इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखिए कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए ये V1F निकाल रखा है हमने और यहाँ पर ये V2F निकाल रखा है। किस तरह से निकाला है, देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी ना, M1 कितना आ गया था कॉमन लेने के बाद, ये कॉमन लेने के बाद आ गया था V1I माइनस V1F इज इक्वल टू M2 V2F। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो V2F की वैल्यू आई थी, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे इस वैल्यू को तो आपके पास एक आंसर निकल कर के आएगा। वो आंसर क्या होगा देखिए, वो आंसर होगा V1F का, यानी कि V1F मतलब कोलाइजन के बाद आप पहली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी और इसी तरीके से आप दूसरी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बारी बारी से क्या करेंगे आप, देखिए आप पहले तो रखेंगे V2F की वैल्यू, आपको मिलेगा V1F। ठीक है, V1F आ जाएगा, उसके बाद आप V1F की वैल्यू रख देना दोबारा से किसमें, इसी इक्वेशन में, आपके पास क्या आ जाएगा, V2F आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। इसके बाद देखिए स्पेशल केसेस यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर इस डेरिवेशन का मेन एम क्या था, मेन एम यही था कि कोलाइजन के बाद में पहली और दूसरी बॉडी की वेलोसिटीज़ कितनी कितनी आ जाएंगी, वो ये आपके पास यहाँ पर आ गई। ये स्पेशल केसेस दे रखे हैं, ये आप लगा करके देखिए कि अगर कोई बॉडी का मास बहुत ज़्यादा हो किसी दूसरी बॉडी से, या किन्हीं दो बॉडीज़ का मास अगर इक्वल हो और उनमें कोलाइजन हो रहा हो, तब वहाँ पर वेलोसिटीज़ कैसे कैसे आएंगी, ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रखी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे है इसमें कोलाइजन इन 2 डायमेंशन। अब की बार क्या होगा, ये जो बॉडी पहले क्या देख रहे थे हम कि दो बॉडी थी, कोलाइड हो गई, है ना, कोलाइड होने के बाद सेम डायरेक्शन में चल पड़ी। अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार क्या है कि टकराने के बाद एक बॉडी तो चलती इधर और दूसरी बॉडी चलती इधर, यानी कि अब की बार बॉडीज़ का मोशन प्लेन में होगा। प्लेन मतलब 2 डायमेंशन में होगा। अभी किस तरीके से 2 डायमेंशन में होगा वही चीज़ हमको पढ़नी है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमें करना पड़ेगा कंपोनेंट करने पड़ेंगे। आपको अगर याद होगा तो M1 बॉडी जो थी इस डायरेक्शन में गई थी। M1 बॉडी कोलाइजन के बाद वेलोसिटी हो जाएगी V1F।
जो दूसरी बॉडी कोलाइजन के बाद गई थी वो इधर गई थी, m2 मास की थी, वेलोसिटी थी v2f, ठीक है। ये जो थी क्या थी भाई, स्ट्रेट डायरेक्शन थी, है ना, ये स्ट्रेट डायरेक्शन थी। अब इसके बाद अगर ये एंगल थीटा है, थीटा 1 मान लेते हैं इसको, थीटा 1, हाँ थीटा 1 होगा, ये हो गया थीटा 2। तो इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, ये हो जाएगा m1 v1f cos थीटा। और बिल्कुल इसी तरीके से ये वाले वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m2 v2f cos थीटा 2। ये होगा थीटा 1, ये होगा cos थीटा 2। कारण क्योंकि इधर की तरफ एंगल आ रहे थे तो एंगल की तरफ cos वाले कंपोनेंट आते हैं। अब इसके अगेंस्ट क्या होगा, इसके अगेंस्ट तो नहीं कह सकते, देखिए ये तो इस डायरेक्शन में आ गए, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर भी आएगा। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, m2 v2f sin थीटा 2, और इधर आएगा m1 v1f कौन सा आ जाएगा, sin थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है, ये कंपोनेंट आ जाएगा। अब क्या है कि अगर वर्टिकल में तो बॉडीज़ का मोशन हो नहीं रहा है ना, स्टार्टिंग में कहाँ था मोशन, हॉरिजॉन्टल के अलोंग था, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर प्लेन में जब आप पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन में जब आप कोलिजन को पढ़ते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम या इनिशियल जो मोशन था वो हॉरिजॉन्टल में था, तो उसको रिलेट कराते हैं हम कोलिजन के बाद जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी कि ये जो 2 कंपोनेंट आए हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इनसे रिलेट कराएंगे, ठीक है। अब इसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली कोई भी मोमेंटम नहीं था, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में भी हमने देखा 2 कंपोनेंट आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनिशियल मोमेंटम 0 किसके बराबर हो जाएगा, इन 2 फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए देखो यहाँ पर ये माइनस साइन आप देख रहे हो। अब मैं आपको इक्वेशन समझाता हूँ। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन को स्टडी कर रहे हैं वो ये है, ये आ गया पहला कॉस कंपोनेंट, ये आ गया दूसरा कॉस कंपोनेंट, और ये आ गया इनिशियल कंपोनेंट, मतलब जो कोलाइजन से पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली कोई भी मोमेंटम नहीं था, इसलिए यहाँ 0 आया। ये आया साइन कंपोनेंट, ये आया दूसरा साइन कंपोनेंट, और इनके बीच में ये रहा माइनस साइन। क्यों, क्योंकि भाई डायरेक्शन थी अपोजिट, ठीक है। जब आप लोग इसको अपने आप से ड्रॉ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तब ये जा कर के चीज़ें समझ में आएंगी। इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख रखा है। 2 डायमेंशन में कोलाइजन के लिए बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर ये एक चीज़ दे रखी है हेड ऑन कोलाइजन, तो इसको भी नहीं छोड़ते, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए हेड ऑन कोलाइजन क्या होता है। हेड ऑन कोलाइजन मैं आपको यहीं बता देता हूँ। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन देन इट इज़ कॉल्ड हेड ऑन कोलाइजन। मतलब जो असल में हम 1 डायमेंशनल कोलाइजन पढ़ते थे उसी का ही क्या है, नाम दूसरा हो गया हेड ऑन कोलाइजन। मतलब टकराने के बाद भी सर की सिधाई में, या आप कह दीजिए नाक की सिधाई में जब आगे बढ़ती जाती हैं बॉडीज़, उसी को हम हेड ऑन कोलाइजन कह रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या टॉपिक बचा है इसमें। ये लीजिए समरी आ गया। समरी मतलब चैप्टर हो गया आपका ये ख़त्म, ठीक। ये यहाँ तक ही था चैप्टर। ये आपका चैप्टर नंबर 6 था, चैप्टर नंबर 6 था, ठीक है। इसमें हमने थ्योरेटिकल प्लस कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी कवर किए। तो यहाँ जा कर के आपका चैप्टर जो 6 है वो ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो गया, ओवर हो जाता है। आपको क्या करना है, नोट्स बनाइए आराम से बढ़िया करके और रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। लेट अस मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।